इस कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पहला सीज़न ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। क्या बात है, कहानी आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है? कमेंट आने बिल्कुल कम हो गए हैं और लाइक भी। मैंने आप लोगों के डिमांड पर ही दूसरा सीज़न शुरू किया था। कहानी आगे काफ़ी खूबसूरत और इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर आप लोगों का सपोर्ट और साथ नहीं रहा तो मैं कहानी को आगे कैसे बढ़ाऊंगी। चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, लेकिन आप लोगों के लिए पार्ट तैयार करती हूँ। बदले में इतनी ही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एक लाइक करो और कमेंट में अपनी राय रखो, जो कि बिल्कुल फ्री है। मैं कोई भी कहानी बीच में अधूरी छोड़ना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट और प्यार के बिना ये चीज़ संभव नहीं है। उम्मीद करती हूँ आप लोग कहानी पर अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखेंगे और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करेंगे और कहानी को पूरा देखेंगे, ताकि कुछ व्यूज इंक्रीज हो सके। ग्रोवर मैंसन सुबह का वक्त तकरीबन 9 बजे पंखुड़ी की आंखें खुली। वो बिस्तर पर उठकर बैठी और अपनी बगल में देखने लगी। पहले तो कुछ पल उसे रियलाइज नहीं हुआ कि वो कहाँ पर है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी राणा मैंसन में है और उसकी बगल में फ्रांस को होना चाहिए। लेकिन अब उसे सारी बातें याद आई तो उसके चेहरे पर उदासी एक बार फिर से नजर आने लगी। वो अभी सोच ही रही थी कि अब वो क्या करे कि अचानक से ही उसे घबराहट होने लगी। उसने तुरंत अपने मुंह पर अपना हाथ रखा और जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागी। कल की पानी पूरी के बाद उसने कुछ भी नहीं खाया था और अब उसका पेट बिल्कुल खाली था। उसे जोरों से वोमिट हो रही थी और उसकी आंखों से आंसू भी बाहर निकल रहे थे। जैसे तैसे उसने खुद को संभाला और फिर बिस्तर पर आकर बैठी। इस वक्त उसकी हालत काफ़ी ख़राब नज़र आ रही थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होता जा रहा है। वो यूं ही वापस बेड पर लेट गई और तकरीबन आधा घंटा और बीत गया। आधे घंटे बाद श्वेता जी ने दरवाज़ा नॉक किया। अंदर से पंखुड़ी ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो वो अंदर की तरफ आई। उन्होंने अजीब से तरीके से पंखुड़ी को बिस्तर पर लेटे हुए देखा तो वो हैरान हो गईं। वो अब उसके पास आईं और उसकी बगल में बैठकर उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए बोली, अब क्या हुआ पंखुड़ी? अभी वो बोल ही रही थी कि अगले ही पल उनकी आंखें बड़ी हो गई। पंखुड़ी का बदन बुखार से पूरी तरह से तप रहा था। श्वेता जी जल्दी से बोली, ये क्या? पंखुड़ी को तो बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है, मुझे अभी डॉक्टर को कॉल करना होगा। ये बोलकर वो तुरंत रूम से बाहर निकली। पंखुड़ी की आंखें बंद थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो या गहरी नींद में है या फिर बेहोश हो चुकी है। श्वेता जी सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आई। उन्होंने मिस्टर ग्रोवर को पंखुड़ी के बुखार के बारे में बताया। उन्होंने जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया और अब तकरीबन 20 मिनट बाद डॉक्टर पंखुड़ी का चेकअप कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने उसकी कलाई को हाथ लगाया, बुखार तो उन्हें महसूस हो ही रहा था, साथ ही साथ उन्हें पंखुड़ी की नब्ज भी अलग चलती हुई महसूस हो रही थी। वे श्वेता जी की तरफ देखते हुए बोले, मिस्टर एंड मिसेस ग्रोवर, शायद आपकी बेटी प्रेग्नेंट है, लेकिन हमें कंफर्मेशन के लिए उनके प्रॉपर टेस्ट करने होंगे। डॉक्टर की बात सुनकर श्वेता जी का चेहरा एकदम से खिल गया था। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि उनकी बिल्कुल बच्चों की तरह पंखुड़ी भी अब एक बच्चे की माँ बनने वाली होगी। मिस्टर ग्रोवर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी और ज्योत्सना तो जैसे खुशी से नाच रही थी। वो जल्दी से बोली, मैं ये न्यूज़ पंखुड़ी दीदी के ससुराल वालों को सुना कर आती हूँ। आई मीन उन्हें फ़ोन करके आती हूँ। ये बोलते हुए उसने फ़ोन का इशारा किया। श्वेता जी ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोली, अभी नहीं, एक बार पहले भी ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, तो अब दोबारा हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। और वैसे भी आज की सिचुएशन तुम्हें पता है ना? ये बोलते हुए उनके चेहरे पर थोड़ी मायूसी झलकने लगी थी। ज्योत्सना ने अपना सर हाँ में हिला दिया। श्वेता जी अब डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोली, आप एक काम कीजिए, आप पंखुड़ी का ब्लड सैंपल ले लीजिए और फिर रिपोर्ट्स आप मिस्टर ग्रोवर के नंबर पर भेज दीजिएगा। डॉक्टर ने अब पंखुड़ी का ब्लड सैंपल लिया और फिर कुछ देर बाद वहाँ से चले गए। श्वेता जी ने ज्योत्सना को तो रोक दिया था, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उनका बहुत मन कर रहा था सृष्टि को कॉल करने का, ये सब बताने का, लेकिन फिलहाल उन्हें डॉक्टर के रिपोर्ट्स का इंतज़ार था। पंखुड़ी को बुखार के लिए दवाइयाँ दे दी गई थी, इसलिए किसी भी वक्त उसे होश आने वाला था। श्वेता जी और ज्योत्सना दोनों बिस्तर पर उसके बगल में ही बैठी थी। तकरीबन आधे घंटे बाद पंखुड़ी ने अपनी पलकें फड़फड़ानी शुरू की और फिर अपनी आंखें खोलकर श्वेता जी की तरफ देखने लगी।
श्वेता जी ने बड़े प्यार से उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, कैसा फील हो रहा है तुम्हें? पंखुड़ी रोते हुए बोली, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मॉम, पता नहीं बहुत अजीब अजीब सा फील हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मुझे उनकी याद आ रही है इसलिए? क्या मुझे अपनी नाराज़गी छोड़कर उनके पास चले जाना चाहिए? क्या वो सच में मुझे लेने नहीं आएंगे मॉम? उनकी ईगो हमारे प्यार से बढ़कर है। उसकी बात पर श्वेता जी तुरंत बोली, ऐसा कुछ नहीं है पंखुड़ी जैसा तुम सोच रही हो। प्लीज़ तुम ये सब बातें मत सोचो बेटा, और तुम्हें इसलिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि। ये बोलते हुए वो एकदम से रुक गई। पंखुड़ी पहले ही बहुत ज़्यादा मायूस थी। ऐसे में उसे प्रेगनेंसी की न्यूज़ देना और फिर वो प्रेगनेंसी कन्फर्म ना होना उसे और भी ज़्यादा उदास कर देती। पंखुड़ी उन्हें बीच में चुप होते हुए देख जल्दी से बोली, मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है मॉम, बताइए ना। श्वेता जी हंसकर बोली, क्योंकि तुमने कल से कुछ खाया नहीं है। तुम वो लड़की हो जो दिन में 3 बार नहीं बल्कि 5-5 बार खाना खाती हो, और कल तुमने मुश्किल से 1 बार खाना खाया होगा। वो भी मुझे कन्फर्म नहीं है कि खाया या नहीं, क्योंकि जब से तुम यहाँ आई हो तब से तो तुमने कुछ भी नहीं खाया। पंखुड़ी रोते हुए बोली, क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा है मॉम। श्वेता जी जल्दी से बोली, लेकिन ऐसा कैसे चलेगा बेटा, तुम्हें खाना तो खाना होगा ना। बिना खाना खाए तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ कैसे आएगी? ऐसे तो तुम और ज़्यादा बीमार हो जाओगी। अब तुम ये रोना बंद करो। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट राजमा चावल बनाए हैं, उसे तो तुम बिल्कुल मना नहीं कर सकती। पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन मेरा राजमा चावल खाने का भी मन नहीं कर रहा है मॉम। श्वेता जी अब थोड़ा गुस्से से बोली, मैं तुम्हें राजमा चावल पूछ रही हूँ पंखुड़ी, और वो भी तुम्हारा खाने का मन नहीं कर रहा। अगर मैंने तुम्हें करेले खाने के लिए कहा होता तो ना जाने तुम्हारा क्या ही हाल होता। उसकी बात पर पंखुड़ी अब एकदम से खामोश हो गई। वो जल्दी से बोली, आप एक काम कीजिए मॉम, आप ना मेरे लिए करेले बना दीजिए। पता नहीं क्यों आपके मुंह से करेले का नाम सुनकर मेरा करेले खाने का ही मन कर रहा है। क्या आप मेरे लिए करेले बना देंगी? श्वेता जी हैरानी से पंखुड़ी की तरफ देख रही थी, क्योंकि आज तक कभी पंखुड़ी ने करेले नहीं खाए थे। लेकिन अब वो करेले खाने की ही जिद कर रही थी। ज्योत्सना भी दंग रह गई थी। श्वेता जी मुस्कुराकर बोली, ठीक है, अगर तुम्हारा करेले खाने का मन है तो मैं तुम्हारे लिए बना देती हूँ। तुम एक काम करो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ और फिर ज्योत्सना के साथ नीचे आ जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी। पंखुड़ी ने अपना सर हाँ में हिलाया। श्वेता जी अब अपनी जगह से उठकर बाहर की तरफ आ गई। वैसे भी उन्हें डॉक्टर की रिपोर्ट का इंतज़ार था, और अब तक तो शायद डॉक्टर ने रिपोर्ट भेज दी होगी। ये सोचकर वो मिस्टर ग्रोवर के रूम में आई। इस वक्त मिस्टर ग्रोवर का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उन्होंने तुरंत अपने फ़ोन को चेक किया तो उस पर डॉक्टर ने रिपोर्ट ही भेजी थी, जिसमें प्रेगनेंसी कंफर्म थी। जैसे ही उन्होंने वो रिपोर्ट देखी, उन्हें तो खुद यकीन नहीं हुआ कि उनकी आज भी एकदम बच्चों की तरह बिहेव करने वाली पंखुड़ी अब जल्दी ही माँ बनने वाली है। श्वेता जी भी इस वक्त अंदर आई और बोली, वो आपको डॉक्टर ने रिपोर्ट। अभी वो बोल ही रही थी कि मिस्टर ग्रोवर ने उनकी तरफ देखकर अपना सर हमें हिलाया। उनके चेहरे पर झलक रही खुशी देखकर ही श्वेता जी ने अपने गालों पर अपने हाथ रख लिए थे। मतलब उनकी पंखुड़ी सच में प्रेग्नेंट थी, और अब उन्हें समझ में आया कि क्यों उसे राजमा चावल नहीं खाने बल्कि करेले खाने हैं। प्रेगनेंसी में कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ आपको पसंद हो वो आपका बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता, और जो चीज़ आपने कभी ट्राई भी ना की हो उसकी क्रेविंग आपको होने लगती है। वो जल्दी से मिस्टर ग्रोवर के पास आई और उनके सीने से लग गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, कांग्रेचुलेसन मिस्टर ग्रोवर, आप नाना बनने वाले हैं। मिस्टर ग्रोवर मुस्कुराए। श्वेता जी उनसे अलग हुई और बोली, मैं ये न्यूज अभी सृष्टि जी को देकर आती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत बाहर आई और फिर अपने फ़ोन से उन्होंने सृष्टि को कॉल लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि का सिर जोरों से दर्द हो रहा था। वो अपने रूम में बैठी अपना माथा हल्का हल्का मसल रही थी। पंखुड़ी की याद तो उसे भी आ रही थी, लेकिन प्रांस की नाराज़गी देखते हुए उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी पंखुड़ी के पास ग्रोवर मेंशन जाने की। और तभी उनके फ़ोन पर श्वेता जी का कॉल आया। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। सामने से श्वेता जी की आवाज़ आई, कांग्रेचुलेसन्स मिसेज राणा, आप एक साथ दो दो बच्चों की दादी बनने वाली हैं। आपकी छोटी और बड़ी दोनों बहुएं प्रेग्नेंट हैं। आप बस तैयारी कर लीजिए, दो दो बच्चों को संभालना आपके लिए सच में एक बड़ा टास्क होने वाला है। श्वेता जी की बातें सुनते हुए सृष्टि कुछ पल तो कुछ समझ ही नहीं पाई, और फिर जब उसे उनकी बातों का मतलब समझ आया
तो उसने भी अपने होठों पर अपनी उंगलियां रख ली और बोली, आप सच कह रही हैं श्वेता जी, पंखुड़ी प्रेग्नेंट? नहीं नहीं, शायद कोई गलतफहमी भी हो सकती है। पिछली बार भी उसने अचार। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही श्वेता जी बोली, इस बार कोई गलतफहमी नहीं हुई है सृष्टि जी, इस बार डॉक्टर की रिपोर्ट्स ने सब कुछ कन्फर्म किया है। पंखुड़ी सच में प्रेग्नेंट है। आप ये न्यूज़ फ्रांस को भी दे दीजिएगा, वो मैं भी उन्हें कॉल कर देती, लेकिन थोड़ा अजीब लगेगा, तो अब ये जिम्मेदारी आपको दे रही हूँ। वैसे तो पंखुड़ी बेशक से जितना टाइम मर्जी यहाँ पर रहे, कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन ऐसी हालत में अगर फ्रांस उसे लेने आ जाएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। खैर अब रखती हूँ, मुझे पंखुड़ी के लिए भरवा करेले बनाने हैं। ये बोलकर वो हंसी और फिर उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। सृष्टि हंसी और बोली, तुम तो सच में बड़ी फास्ट निकली पंखुड़ी। अभी 2 दिन पहले ही हम तुम्हें एडवाइस दे रहे थे और तुम तो पहले से ही झंडा गाड़ कर बैठी हो। मुझे ये न्यूज़ फ्रांस को भी देनी होगी, तभी तो वो तुम्हें लेने आएगा। देखना, अब तक तो वो नखरे दिखा रहा था ना, अब कैसे वो भागता हुआ तुम्हारे पास आएगा। ये बोलकर वो तुरंत बिस्तर से उठी। जैसे ही वो बाहर की तरफ आई, उसकी नज़र फ्रांस पर गई, जो सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आ रहा था। वो अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था। सृष्टि ने तुरंत उसे आवाज़ लगाई, फ्रांस 1 मिनट रुको। उसकी आवाज़ पर फ्रांस के कदम एकदम से रुक गए। उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। सृष्टि उसे हंसते हुए देख रही थी। फ्रांस को समझ नहीं आ रहा था कि कल तक मायूस रहने वाली सृष्टि अब अचानक से ऐसे हंस क्यों रही है। वो यूं ही बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, अब आप बोलेंगी भी? आखिर आपने मुझे रोका क्यों है? सृष्टि मुस्कुराकर बोली, तुम ऑफिस जा रहे हो ना, लेकिन अब तुम ऑफिस नहीं बल्कि ग्रोवर मेंशन जाओगे, और वो भी पंखुड़ी को ले आने। फ्रांस उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोला, बिल्कुल भी नहीं। सृष्टि भी तुरंत बोली, लेकिन अब तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम सिर्फ अपनी बीवी को नहीं बल्कि अपने बच्चे को भी लेने जाने वाले हो। तुम बाप बनने वाले हो फ्रांस। पंखुड़ी प्रेग्नेंट है। अभी अभी श्वेता जी का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि पंखुड़ी प्रेग्नेंट है, और इस बार ये बात डॉक्टर ने कंफर्म की है। उसकी रिपोर्ट्स में प्रेगनेंसी पॉजिटिव। वो बोल रही थी कि फ्रांस बोला, मुझे देरी हो रही है। ये बोलकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सृष्टि हैरानी से उसे जाते हुए देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि फ्रांस पंखुड़ी की प्रेगनेंसी न्यूज़ पर इस तरह का रिएक्शन दे रहा है। वो जल्दी से भागते हुए उसके पीछे पीछे आई। सृष्टि उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, ये सब क्या है? मैं तुम्हें यहाँ पर पंखुड़ी की प्रेगनेंसी की न्यूज़ दे रही हूँ और तुम मुझे कह रहे हो कि तुम्हें देरी हो रही है। तुम्हारे लिए ये प्रेगनेंसी कोई मैटर नहीं करती क्या? तुम पंखुड़ी को लेने उसके मायके नहीं जाओगे, ये जानने के बावजूद भी कि वो प्रेग्नेंट है। माना तुम्हें ये प्रेगनेंसी नहीं चाहिए थी, लेकिन अब तो प्रेगनेंसी हो चुकी है ना फ्रांस, तो अब तुम इस तरह से रिएक्ट कैसे कर सकते हो? फ्रांस बिना किसी खास एक्सप्रेशंस के बोला, मुझे पहले भी ये प्रेगनेंसी नहीं चाहिए थी और अब भी मुझे ये प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। प्रेगनेंसी क्या, मुझे पंखुड़ी ही नहीं चाहिए। जैसे ही फ्रांस ने कहा, सृष्टि ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। फ्रांस ने अपने गाल पर अपना हाथ रखा और हैरानी से सृष्टि की तरफ देखने लगा। सृष्टि गुस्से से कांपते हुए बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी तुम पर इस तरह से हाथ उठाऊंगी फ्रांस, लेकिन आज तुमने मुझे मजबूर कर दिया। चलो माना तुम्हें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, इसके बहुत से रीजन हो सकते हैं। शायद तुम्हें लगता है कि पंखुड़ी अभी इतनी मैच्योर नहीं है कि वो प्रेगनेंसी संभाल सके या बेबी को संभाल सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पंखुड़ी से उसके प्रेग्नेंट होने का हक छीन लोगे। तुम्हारी बात मैंने मान ली, लेकिन अब जब प्रेगनेंसी हो चुकी है तो तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? और ये क्या मतलब है कि तुम्हें पंखुड़ी नहीं चाहिए? पंखुड़ी कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हें 2 दिन पहले चाहिए थी और अब तुम्हें नहीं चाहिए, तो तुम उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दोगे? फ्रांस भी गुस्से से बोला, आपको मुझ पर यूं हाथ नहीं उठाना चाहिए था मॉम। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जिस पर आप यूं हाथ उठाएं। पंखुड़ी मेरी बीबी है। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि हम दोनों को अपना रिश्ता कैसे रखना है, और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ। जब वो खुद मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मैं उसके साथ ज़बरदस्ती क्यों करूँ? अगर उसे अपने मायके रहना है तो बेशक से रहे। मैं भी उसके लिए मर नहीं रहा, उसके लिए तड़प नहीं रहा। उसे क्या लगता है कि अब वो प्रेग्नेंट हो गई है तो मैं उसे मनाने वहाँ पर आऊँगा? आई एम सो सॉरी मॉम, लेकिन मेरे लिए अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ है।
इनफैक्ट चेंज तो बहुत कुछ हुआ है और ये वो चेंज नहीं है जो आप सोच रही हैं। पहले मैं पंखुड़ी से प्यार करता था, उसके लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन अब मैं आपकी प्यारी बहू रानी को अच्छे से बताऊंगा कि अगर उसके अंदर ईगो है, एटीट्यूड है, वो मुझे छोड़कर जा सकती है, तो मैं भी यहाँ कोई उसके पीछे पीछे जाकर उसके सामने गिड़गिड़ाने नहीं वाला। और रही बात इस प्रेगनेंसी की, तो पहली बात तो ये प्रेगनेंसी सिर्फ और सिर्फ एक मिस्टेक। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सृष्टि गुस्से से गरजते हुए चिल्लाई, प्रांस। प्रांस भी तुरंत बोला, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा मॉम, जो सच्चाई है आप उसे बदल नहीं सकती। ये प्रेगनेंसी सिर्फ और सिर्फ एक मिस्टेक है और इस मिस्टेक को मैं पूरी ज़िंदगी झेलने नहीं वाला। इस मिस्टेक को ख़त्म किया जाएगा, सुधारा जाएगा। और यू नो व्हाट आई मीन। ये बोलते हुए उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था और सृष्टि के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब तक वो पंखुड़ी की प्रेगनेंसी को सेलिब्रेट करने का सोच रही थी और प्रांस उसकी प्रेगनेंसी को ख़त्म करने की बात कर रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इस वक्त प्रांस से बात कर रही है, जिस इंसान को इस वक्त खुशी से झूमना चाहिए था। वो अपने ही हाथों से अपनी खुशियों को बर्बाद करने की बात कर रहा था। प्रांस ने अब एक गहरी सांस ली और बोला, मुझे सच में देरी हो रही है। ये बोलकर वो अब तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा और वहाँ से निकल गया। आश्रय और पंक्ति पीछे की तरफ खड़े थे, उनके साथ अब रागिनी भी थी। उन तीनों की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी आगे आने की। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि सृष्टि ने प्रांस पर ऐसे हाथ उठाया हो। प्रांस की गाड़ी राणा मेंशन से निकल गई तो आश्रय और पंक्ति आगे की तरफ आए। आश्रय ने सृष्टि के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, ये सब क्या है मॉम? पंखुड़ी भाभी प्रेग्नेंट और भाई का इस तरह का रिएक्शन, वो ये बेबी। ये बोलते हुए वो रुक गया था। सृष्टि रोते हुए बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रांस इस तरह का कुछ कहेगा या वो अपनी ज़िंदगी में कोई इस तरह का फैसला लेगा। लेकिन उसे क्या लगता है कि अगर वो कुछ भी करेगा तो हम बर्दाश्त करते रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। मैं ना पंखुड़ी को कुछ होने दूंगी और ना ही उसके बच्चे को। प्रांस को अपना फैसला बदलना पड़ेगा और अगर उसे अपना फैसला नहीं बदलना तो इट्स ओके, वो रहे अकेला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पंखुड़ी को यहाँ पर लेकर आऊँगी और अपने पास रखूँगी, उसे प्रांस के पास जाने भी नहीं दूँगी। पंक्ति चुपचाप सृष्टि की बातें सुन रही थी, लेकिन इस वक्त उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। आश्रय सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, प्लीज़ आप खुद को संभालिए मॉम, आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ अंदर चलिए। रागिनी भी सृष्टि का हाथ पकड़कर बोली, आश्रय बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम पहले खुद को संभालो सृष्टि। अगर तुम ही हिम्मत हार जाओगी तो पंखुड़ी का क्या होगा? अगर उसे पता चलेगा कि प्रांस ऐसा कुछ करने का सोच रहा है तो उसका तो दिल ही टूट जाएगा। सृष्टि झट से बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं पंखुड़ी का दिल बिल्कुल नहीं टूटने दूंगी। उसे इन सब चीज़ों के बारे में कोई कुछ नहीं बताएगा और अगर प्रांस उसके पास जाएगा तो मैं श्वेता जी को कॉल कर देती हूँ कि वो प्रांस को पंखुड़ी से मिलने ही नहीं देंगे। रागिनी तुरंत बोली, लेकिन तुम ऐसे कैसे उनको ये बात बोल सकती हो सृष्टि? कितना अजीब लगेगा। ऐसे तो वो कभी पंखुड़ी को वापस यहाँ पर आने ही नहीं देंगे। मुझे लगता है हमें पंखुड़ी को पहले वापस यहाँ पर लाना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। वो यहाँ पर रहेगी तो हम उसे प्रांस से थोड़ा दूर रखेंगे ताकि प्रांस को अपनी गलती रियलाइज हो। सृष्टि उनकी बातें सुन रही थी, लेकिन उसे खुद पर समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अब आगे क्या करना है। आश्रय एक बार फिर से बोला, पहले आप मेरे साथ अंदर चलिए मॉम। ये बोलकर अब उसने सृष्टि का दूसरा हाथ पकड़ा और उसे अंदर की तरफ ले आया। कुछ देर बाद पंक्ति आश्रय के पास आई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हम पंखुड़ी भाभी के पास चलें? आई मीन सासू माँ की हालत इस वक्त सही नहीं है तो उनका वहाँ पर जाना ठीक नहीं होगा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम पंखुड़ी भाभी को लेने चले और उन्हें मनाकर वापस ले आएं? मुझे पूरा यकीन है कि पंखुड़ी भाभी हमारी बात पर मना नहीं करेंगी। वो जेठ जी से नाराज होकर वहाँ से गई हैं, लेकिन अगर हम लोग उन्हें लेने जाएंगे तो वो ज़रूर वापस आएंगे। आश्रय को भी उसकी बात ठीक लग रही थी। वो सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, हम लोग कुछ ही देर में आते हैं मॉम। सृष्टि ने कोई जवाब नहीं दिया। इस वक्त वो हद से ज़्यादा परेशान थी, इसलिए वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी।
वहीं आश्रय पंक्ति को लेकर अब बाहर पार्किंग एरिया में आया और वो दोनों ग्रोवर मेंशन के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ श्वेता जी इंतजार कर रही थी कि कब प्रांश ग्रोवर मेंशन में आए। बेशक से वो पंखुड़ी से कितना मर्जी नाराज क्यों ना हो, लेकिन अपने बेबी की न्यूज़ सुनकर तो वो तुरंत वहां पर चला आएगा। इस बात पर उन्हें पूरा यकीन था। तभी बाहर एक गाड़ी आकर रुकी तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो ज्योत्सना की तरफ देखते हुए बोली, केक रेडी है ना? हम पंखुड़ी को केक कटवा कर ही यहाँ से जाने देंगे। ज्योत्सना ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। अगले ही पल उनकी नजरें दरवाजे की तरफ टिक गई, जहाँ से आश्रय और पंक्ति अंदर की तरफ आए तो उनके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए, लेकिन कुछ बुरा ना लगे इसलिए उन्होंने तुरंत खुद को नॉर्मल किया और मुस्कुराते हुए आगे की तरफ आए। आश्रय और पंक्ति जैसे ही श्वेता जी और मिस्टर ग्रोवर का आशीर्वाद लेने के लिए नीचे की तरफ झुके, श्वेता जी ने तुरंत पंक्ति को रोका और बोली, अरे तुम्हें नीचे नहीं झुकना है पंक्ति बेटा, हमेशा खुश रहो। ये बोलते हुए उन्होंने बड़े ही प्यार से उसके गाल पर अपना हाथ रखा। पंक्ति उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे पंखुड़ी भाभी से मिलना है, वो कहाँ पर हैं? श्वेता जी मुस्कुराकर बोली, ऊपर अपने रूम में। तुम एक काम करो, यहीं रुको, मैं अभी पंखुड़ी को बुलवाती हूँ। पंक्ति ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। वो लोग आगे जाकर सोफे पर बैठे। श्वेता जी ने अब ज्योत्सना को ऊपर पंखुड़ी के पास भेजा ताकि वो उसे नीचे ला सके। अभी तक पंखुड़ी को उसकी प्रेगनेंसी की न्यूज़ नहीं दी गई थी। श्वेता जी और बाकी फैमिली मेंबर यही चाहते थे कि पंखुड़ी को उसकी प्रेगनेंसी की न्यूज़ प्रांश ही दे। वहीं ज्योत्सना ऊपर आई और पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोली, नीचे आपके ससुराल वाले आए हैं दी। पंखुड़ी ने जैसे ही ससुराल वालों का नाम सुना उसका चेहरा एकदम से खिल गया। अभी तक वो हद से ज़्यादा नाराज थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। वो जल्दी से बिस्तर से उठी और फिर बिना स्लीपर पहने ही तेज कदमों से सीढ़ियों की तरफ आई। सीढ़ियाँ उतरते हुए उसकी नज़रें प्रांश को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे सिर्फ आश्रय और पंक्ति नजर आ रहे थे। पर अब वो पूरी सीढ़ियाँ उतर चुकी थी। आश्रय और पंक्ति दोनों उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। उन्होंने पूरे 2 दिन से पंखुड़ी को नहीं देखा था और अब उसे देखकर उनका चेहरा भी खिल गया था। पंखुड़ी आगे की तरफ आई और बोली, क्या वो नहीं आए? आश्रय फीका सा मुस्कुराया और बोला, नहीं भाभी, हम दोनों ही आए हैं और हम यहाँ पर आपको लेने आए हैं। पंखुड़ी ने धीमी सी आवाज़ में पूछा, क्या आप लोगों को उन्होंने भेजा है? आश्रय और पंक्ति के चेहरे का रंग उड़ गया। आश्रय पंखुड़ी से झूठ नहीं बोलना चाहता था, इसलिए उसने अपना चेहरा नामी हिला दिया और बोला, नहीं भाभी, हमें भाई ने नहीं भेजा है, हम लोग खुद से आए हैं। आपके बिना राणा मेंशन में किसी का मन नहीं लग रहा। सब लोग आपको बहुत याद कर रहे हैं और अब तो आपको हमारे साथ राणा मेंशन चलना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सब लोग आपकी प्रेग। इसके आगे वो कुछ कहता उससे पहले ही अचानक से उसकी पॉकेट में रखा उसका फ़ोन बजा। फ़ोन पर प्रांश का नंबर देखकर आश्रय के होश उड़ गए। प्रांश उसे बहुत कम कॉल करता था। आश्रय के चेहरे पर अब परेशानी छलक रही थी। मतलब साफ था कि प्रांश को उनके ग्रोवर मेंशन में आने का पता चल चुका था और शायद प्रांश को ये चीज़ पसंद नहीं आई थी, इसलिए उसने आश्रय को कॉल किया था। वो पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, मैं 1 मिनट अभी आया। ये बोलकर वो तुरंत बाहर की तरफ चल दिया। पंखुड़ी की आंखों से आंसू बह गए। उसके लिए तो बस इतना जानना ही काफ़ी था कि आश्रय और पंक्ति को प्रांश ने नहीं भेजा, बल्कि वो लोग खुद आए हैं। पर उसे उन लोगों के साथ नहीं जाना था, उसे प्रांश के साथ ही वापस राणा मेंशन जाना था। वो पंक्ति की तरफ देखते हुए बोली, मुझे आप लोगों के साथ वापस नहीं जाना, मैं यहीं पर ठीक हूँ, मैं अब यहीं पर रहूँगी, वहाँ पर कभी नहीं आऊँगी। ये बोलते हुए उसने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और फिर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। पंक्ति ने जब उसे सीढ़ियों की तरफ जाते हुए देखा तो वो तुरंत आगे की तरफ आई और बोली, ऐसा मत कीजिए पंखुड़ी भाभी, आप जानती हैं ना, वहाँ पर सब लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये बोलते हुए वो उसके पीछे पीछे सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। पंखुड़ी तुरंत बोली, देखो, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती, मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। अगर मैंने गुस्से में तुम्हें कुछ कह दिया तो फिर तुम्हें भी हर्ट होगा, इसलिए तुम जाओ यहाँ से। मुझे वहाँ पर अब कभी वापस नहीं जाना। तुम ही रखो सासू माँ को भी, सासू माँ भी मेरे पास मुझे लेने नहीं आई।
अब वहाँ पर कोई मुझे प्यार नहीं करता। पंक्ति ने तुरंत उसकी कलाई पर अपना हाथ रखा और बोली, ऐसा क्यों बोल रही हो पंखुड़ी भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सासू माँ अभी भी आपको मुझसे ज़्यादा ही प्यार करती हैं। आपको पता है जब से उन्हें आपके बारे में पता चला है वो कितनी ज़्यादा खुश हैं। वो तो कब से वेट कर रही हैं कि आप। अभी वो बोल ही रही थी कि पंखुड़ी ने अपना हाथ झटका और बोली, मैंने कहा ना मुझे उनके बारे में कुछ नहीं सुनना, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, तुम जाओ यहाँ से। पंक्ति ने अब अपना हाथ उसकी कलाई पर और भी ज़्यादा कसकर रखा और बोली, लेकिन मैं आपको लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। पंखुड़ी गुस्से से बोली, और मैंने भी बोल दिया ना मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, मतलब कहीं नहीं जाना। ये बोलकर इस बार उसने अपना हाथ और भी ज़्यादा जोर से खींचा। पंक्ति एकदम से पीछे की तरफ हुई। उसने तुरंत पंखुड़ी को पकड़ने की कोशिश की। पंखुड़ी ने भी जब उसे पीछे की तरफ होते हुए देखा तो वो तुरंत उसकी तरफ घूमी। उसने अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाया। पंक्ति नीचे गिर रही थी लेकिन उसका हाथ पंक्ति तक पहुंचता उससे पहले ही पंक्ति पूरी तरह पीछे की तरफ लड़खड़ा चुकी थी और अब वो जोरों से चिल्लाते हुए सीढ़ियों से नीचे की तरफ लुढ़क गई। पंखुड़ी भी जोरों से चिल्लाई, पंक्ति। पंक्ति सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे की तरफ गिर रही थी और अब आखिर उसका सर जोर से रेलिंग से टकराया। उसने अपना हाथ अपने पेट पर रखा हुआ था और दर्द से उसकी चीख निकली, आश्रय जी। पंक्ति की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज थी कि फ़ोन पर फ्रांस को भी सुनाई दी। वो आश्रय को गुस्से से कुछ बोल रहा था लेकिन अब वो हैरानी से बोला, क्या क्या हुआ, ये चिल्लाने की आवाज़ कैसी है? ये आवाज़ तो पंक्ति की है ना? वो बोलता ही रह गया लेकिन आश्रय ने तुरंत अपना फ़ोन यूं ही पॉकेट में डाला और फिर जल्दी से भागते हुए अंदर की तरफ आया। अंदर आते ही दरवाजे पर उसके कदम थम गए। सामने ही पंक्ति नीचे ज़मीन पर गिरी हुई थी और उसके सर से खून तेजी से बह रहा था। श्वेता जी और ज्योत्सना जो किचन में खड़ी आश्रय और पंक्ति के लिए जूस और स्नैक्स वगैरह प्रिपेयर कर रही थी, वो भी पंक्ति के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बाहर की तरफ आई और पंखुड़ी जो सीढ़ियों पर खड़ी थी उसका हाथ अभी भी पंक्ति की तरफ था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने पंक्ति का हाथ थामने की कोशिश की थी लेकिन पंक्ति का पैर इस तरह से स्लिप हुआ कि वो उसे बचा ही नहीं पाई। आश्रय जोरों से चिल्लाया, पंक्ति। वो अब जल्दी से भागते हुए उसके पास आया। अगले ही पल उसने नीचे ज़मीन पर बैठकर पंक्ति का सर अपनी गोद में रखा और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोला, तुम ठीक तो हो ना पंक्ति? तुम्हारे सर से खून, बहुत सारा खून बह रहा है। तुम गिर कैसे गई? अभी वो बोल ही रहा था कि पंक्ति जिसकी आंखें बंद हो रही थी उसने जैसे तैसे आश्रय की तरफ देखा और फिर उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, हमारा बेबी आश्रय जी। ये बोलते हुए उसने अपना दूसरा हाथ अपने पेट पर रख लिया था। आश्रय ने अपना चेहरा नामी हिलाया और बोला, कुछ नहीं होने दूंगा मैं, ना तुम्हें कुछ होने दूंगा और ना ही हमारे बच्चे को। सब ठीक होगा, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। ये बोलते हुए उसने पंक्ति को अपनी गोद में उठाया और जल्दी से बाहर की तरफ लेकर भागा। ज्योत्सना और श्वेता जी तुरंत उसके पीछे पीछे आई। श्वेता जी आश्रय की तरफ देखते हुए बोली, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ आश्रय, तुम टेंशन मत लो बेटा, पंक्ति को कुछ नहीं होगा। आश्रय ने पंक्ति को बैक सीट पर लिटाया। श्वेता जी तुरंत पंक्ति के साथ बैठी। उन्होंने पंक्ति का सर अपनी गोद में रख लिया था और आश्रय ने जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी मेंशन से बाहर की तरफ निकाल दी। ज्योत्सना उन लोगों को जाते हुए देख रही थी। अब वो धीमी सी आवाज़ में बोली, पंखुड़ी दी। ये बोलकर अब वो अंदर की तरफ आई। पंखुड़ी अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी। ज्योत्सना तुरंत आगे की तरफ आई लेकिन फिर अचानक से उसके कदम रुक गए। उसने नीचे की तरफ देखा, जहाँ पंक्ति का सर था वहाँ खून के धब्बे थे लेकिन कुछ खून के धब्बे उससे कुछ ही दूरी पर भी लगे हुए थे और वहाँ पर पंक्ति की कमर थी। ज्योत्सना के चेहरे का रंग उड़ गया। पंखुड़ी रोते हुए बोली, पंक्ति मेरी वजह से पंक्ति को चोट लग गई, वो प्रेग्नेंट थी, अगर उसे बच्चे को कुछ हो गया तो। ये बोलते हुए उसने ज्योत्सना की तरफ देखा। ज्योत्सना जो उन खून के धब्बों की तरफ देख रही थी अब वो जल्दी से आगे की तरफ आई और पंखुड़ी का चेहरा अपने हाथों में थाम कर बोली, कुछ नहीं होगा पंक्ति दी को, आप रोना बंद कीजिए पंखुड़ी दी, आपका रोना आपके लिए ठीक नहीं है।
आप प्लीज चुप हो जाइए। पंखुड़ी अब और भी ज़्यादा रोने लगी। वो रोते हुए बोली, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी ज्योत्सना। पंकी और देवर जी अपने होने वाले बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। अगर अगर पंक्ति या फिर उसके बच्चे को कुछ हो गया तो सब खराब हो जाएगा। ज्योत्सना ने उसे अपने सीने से लगाया और बोली, मैं कह रही हूँ ना आपसे, ऐसा कुछ नहीं होगा दी, आप ऐसा मत बोलिए, सब ठीक हो जाएगा। मॉम और आश्रय भाई पंक्ति दी को लेकर हॉस्पिटल गए हैं ना, आप देखिएगा पंक्ति दी और उनका बच्चा दोनों पूरी तरह से सही सलामत होंगे। ये बोलते हुए वो पंखुड़ी की पीठ को सहला रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी पंखुड़ी उसके सीने से अलग हुई और बोली, मुझे मुझे पंक्ति के पास जाना है, उसे मेरी ज़रूरत होगी। मेरी वजह से उसे इतनी चोट आई है, मैं उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती। ये बोलकर वो तुरंत सीढ़ियां उतरने लगी। उसके कदम बहुत ज़्यादा तेजी से चल रहे थे। अगले ही पल वो लड़खड़ाई और नीचे की तरफ लुढ़कने लगी। ज्योत्सना ने उसका हाथ पकड़ लिया। पंखुड़ी का दूसरा हाथ रेलिंग पर कसा हुआ था। अगर वो वक्त पर रेलिंग को नहीं पकड़ती तो वो भी पंक्ति की तरह गिर सकती थी। ज्योत्सना जल्दी से उसे संभालते हुए बोली, क्या कर रही हो आप दी? मैंने कहा ना आपको खुद का ख्याल रखना है और आप हॉस्पिटल नहीं जा सकती। आप प्लीज़ घर पर ही रहिए, आपका हॉस्पिटल जाना। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही पंखुड़ी ने अपना हाथ ज्योत्सना से छुड़ाया और बोली, क्यों नहीं जा सकती हूँ मैं हॉस्पिटल? मैंने कहा ना मुझे पंक्ति के पास हॉस्पिटल जाना है। तुम मुझे रोक नहीं सकती, मैं अभी पंक्ति के पास जा रही हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से बाहर की तरफ बढ़ गई। ज्योत्सना हैरानी से उसे जाते हुए देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पंखुड़ी को कैसे रोके। पहले ही पंखुड़ी की तबीयत ठीक नहीं थी और ऊपर से अभी तक उसे किसी ने उसकी प्रेगनेंसी के बारे में भी नहीं बताया था। तीसरा, हॉस्पिटल में पंक्ति की सिचुएशन देखकर उसे और ज़्यादा बुरा लगता, जो उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि पंखुड़ी हॉस्पिटल जाए। लेकिन अब उसके पास पंखुड़ी के साथ हॉस्पिटल जाने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए वो भी जल्दी से बाहर की तरफ आई। पंखुड़ी ऑलरेडी गाड़ी में बैठ चुकी थी और उसने ड्राइवर को सिटी हॉस्पिटल चलने का बोल दिया था। वो जानती थी कि आश्रय उसे लेकर वहीं पर जाएगा। ज्योत्सना भी अब जल्दी से गाड़ी में बैठी और ड्राइवर ने गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा दी। वहीं दूसरी तरफ प्रांस, जिसका कॉल डिस्कनेक्ट किए बिना ही आश्रय अंदर की तरफ आया था, उसने फ़ोन पर सब कुछ सुन लिया था और अब वो भी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल चुका था। वहीं सृष्टि, जो घर पर पंक्ति और आश्रय का इंतजार कर रही थी, उसने रागिनी को आश्रय को कॉल करने के लिए कहा। रागिनी ने आश्रय को कॉल किया और फ़ोन स्पीकर पर रख दिया। जैसे ही आश्रय का फ़ोन बजा, उसने अपने कांपते हुए हाथ से कॉल रिसीव किया। वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। अगर किसी और का कॉल होता तो वो इग्नोर भी कर देता, लेकिन इस वक्त उसे खुद सृष्टि की ज़रूरत महसूस हो रही थी। उसने कॉल रिसीव किया और बेहद कांपती हुई आवाज़ में बोला, हेलो। उसकी आवाज़ सुनकर ही रागिनी और सृष्टि का दिल बैठ गया था। रागिनी कुछ कहती उससे पहले ही सृष्टि ने उसके हाथों से फ़ोन लिया और जल्दी से बोली, क्या हुआ आश्रय? तुम्हारी आवाज़ ऐसी क्यों आ रही है बच्चा? तुम ठीक तो हो ना? और पंक्ति, वो कहाँ है बेटा? वो तो ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं है ना बेटा? और तुम दोनों कहाँ? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आश्रय एक बार फिर से बेहद कांपती हुई और रोती हुई आवाज़ में बोला, पंक्ति पंक्ति सीढ़ियों से गिर गई है मॉम। उसके सिर पर जोरों से चोट आई है। मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। प्लीज़ मॉम, आप जल्दी से वहाँ पर आ जाइए। उसकी बात सुनकर सृष्टि का दिल धक सा रह गया। वो जल्दी से बोली, तुम रोना बंद करो आश्रय, कुछ नहीं होगा पंक्ति को बच्चा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। मैं अभी हॉस्पिटल पहुँच रही हूँ। तुम उसे लेकर सिटी हॉस्पिटल ही जा रहे हो ना? आश्रय ने तुरंत हाँ कहा। अगले ही पल सृष्टि ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और जल्दी से रागिनी के साथ सिटी हॉस्पिटल के लिए निकली। तकरीबन 15 मिनट बाद आश्रय की गाड़ी हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और वो तुरंत पंक्ति को अपनी गोद में उठाकर गाड़ी से बाहर लेकर आया। बाहर डॉक्टर ने स्ट्रेचर वगैरह पहले ही रेडी करवा रखे थे। आश्रय ने रास्ते में ही कॉल कर दिया था
और अब पंक्ति को स्ट्रेचर पर लिटाकर जल्दी से इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। डॉक्टर तुरंत उसका चेकअप कर रहे थे। आश्रय और श्वेता जी वार्ड के बाहर खड़े थे और अब प्रांस भी तेज कदमों से अंदर की तरफ आया। उसने आश्रय की तरफ देखा जिसकी शर्ट पर खून ही खून लगा हुआ था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, पंक्ति कैसी है? आश्रय जल्दी से उसके सीने से लग गया। प्रांस ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और बोला, कुछ नहीं होगा पंक्ति को, हम सब हैं ना, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। वो जल्दी ठीक हो जाएगी ना, पंक्ति को कुछ होगा और ना ही तुम्हारे बच्चे को, तुम टेंशन मत लो। ये बोलते हुए वो लगातार आश्रय की पीठ को सहला रहा था। आश्रय रोते हुए बोला, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा भाई, मैं मर जाऊंगा, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। उसकी बातें सुनकर प्रांस ने तुरंत उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और गुस्से से बोला, खबरदार अगर ऐसा कुछ कहा तो। मैंने कहा ना, कुछ नहीं होगा पंक्ति को, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आश्रय एक बार फिर से रोते हुए उसके सीने से लग गया। श्वेता जी को भी हद से ज़्यादा टेंशन हो रही थी। एक तरफ वो पंखुड़ी की प्रेगनेंसी की खुशी मना रही थी और अब दूसरी तरफ उन्हें पंक्ति को लेकर टेंशन हो रही थी। वो बस मन ही मन यही दुआ कर रही थी कि पंक्ति और उसके बच्चे को कुछ भी ना हो। तकरीबन 5 मिनट बीत गए। अचानक से वार्ड का दरवाज़ा खुला। उसी वक्त पंखुड़ी धीमे धीमे कदमों से वहां पर आई। दोनों ही वार्ड से डॉक्टर बाहर आई। आश्रय तुरंत प्रांस के सीने से अलग हुआ और डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, मेरी पंक्ति ठीक तो है ना, और हमारा बेबी? डॉक्टर के चेहरे पर परेशानी और मायूसी साफ झलक रही थी। उसने एक नज़र फ्रांस की तरफ देखा और फिर वापस आश्रय की तरफ देखते हुए बोली, आई एम सो सॉरी आश्रय जी, लेकिन आपका बेबी अब नहीं रहा। गिरने की वजह से आपकी वाइफ का मिसकैरेज हो गया और आपकी वाइफ की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। उनके सिर पर गहरी चोट आई है, हमें तुरंत उनकी सर्जरी करनी होगी। अभी हम कुछ कह नहीं सकते। ये बोलकर वो वापस अंदर की तरफ चली गई और आश्रय के कदम लड़खड़ा गए। पीछे ही पंखुड़ी खड़ी थी तो वो पंखुड़ी से टच हुआ और अगले ही पल वो उसकी तरफ घूमा। पंखुड़ी को देखते हुए उसके कानों में डॉक्टर की बातें गूंज रही थी। उसके आंखों से बेहिसाब आंसू बह रहे थे और देखते ही देखते अब उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। पंखुड़ी रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए देवर्षि, मैंने कुछ भी जानबूझकर। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आश्रय अचानक से तालियां बजाने लगा। पंखुड़ी की आंखों से आंसू और भी ज़्यादा तेजी से बहने लगे और प्रांस के साथ साथ श्वेता जी हैरानी से आश्रय की तरफ देखने लगी। इस वक्त आश्रय की आंखों में आंसू थे और उसके चेहरे पर तकलीफ साफ नजर आ रही थी। पंक्ति का मिसकैरेज उसके लिए उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ थी। उसे इस वक्त जो दर्द महसूस हो रहा था वो उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। वो पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, कमाल करती हो आप पंखुड़ी भाभी, सच में आप कमाल करती हो। सब कुछ करके आप बड़ी ही मासूमियत से बोल देती हो कि आपने तो कुछ किया ही नहीं। अब तक तो आप अपनी मासूमियत से इधर उधर की हरकतें कर रही थी जो सच में क्यूट होती थी, लेकिन आज आपकी वजह से मैंने अपना बेबी खो दिया। मेरी बीबी इस हालत में है कि डॉक्टर कह रहे हैं अभी वो कुछ नहीं कह सकते कि वो मेरी बीबी को बचा भी पाएंगे या नहीं। और आप कह रही हैं कि आपने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। आप कुछ जानबूझकर करती ही कहाँ हैं, सब कुछ तो अपने आप हो जाता है। गलती आपसे हो जाती है लेकिन उन गलतियों का हर्जाना दूसरों को भुगतना पड़ता है। अरे बस कीजिए, अब बहुत हुआ। खुद का दिमाग तो आपका चलता नहीं है और दूसरों का आप खराब करने में कोई कमी नहीं छोड़ती हैं। आपकी मासूमियत अच्छी लगती थी लेकिन मुझे नफरत हो रही है आपसे। और आपको पता है फ्रांस भाई बिल्कुल ठीक बोलते हैं कि उन्हें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। जो लड़की खुद को नहीं संभाल सकती वो अपने बच्चे को क्या ही संभालेगी। उसकी बातें सुनते हुए पंखुड़ी की आंखों में आंसू थे। आश्रय गुस्से से बोला, पहले तो मैं सोच रहा था कि आपको प्रेगनेंसी हो जाए और आपको प्रेगनेंसी हो भी गई। मैं खुश था इस प्रेगनेंसी को लेकर कि चलो आपकी ख्वाहिश पूरी हुई, लेकिन अब तो मुझे आपके बेबी पर तरस आ रहा है। कैसे संभालेंगे आप उसे? हाँ, ऐसी हरकतें करके। एक तरफ फ्रांस भाई हैं जो चाहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी खत्म हो जाए, वो मॉम से आपके अबॉर्शन की बात कर रहे थे।
मुझे वो समझ में नहीं आता, आप दोनों हैं क्या चीज़? एक को बच्चा चाहिए जैसे कि वो कोई ट्रॉफी हो और दूसरे को बच्चे की कोई ख्वाहिश नहीं है, इसलिए वो अबॉर्शन के बारे में सोच रहा है। अरे आप लोग अपने बच्चे से प्यार नहीं करते हैं तो क्या हुआ? मैं तो करता हूँ, मेरी बीबी तो करती है। कम से कम हमें तो चैन से जी लेने देते। आप वो लोग हैं जो अपनी खुशियाँ जी नहीं सकते और दूसरों को जीने नहीं देते। मैं आपको लेने आपके मायके आया था, लेकिन अब मुझे अफ़सोस हो रहा है कि मैं क्यों आया यहाँ पर। क्या कुछ नहीं सहा पंक्ति ने। पहले आपके चक्कर में रीवा पंक्ति को टॉर्चर करती रही प्रांस भाई को पाने के लिए। वो पंक्ति को परेशान करती रही, उसे मनहूस बोला करती थी वो। लेकिन मनहूस वो नहीं है, बल्कि मनहूस तो आप हैं जिसने मेरी बीबी और मेरी लाइफ में। अभी वो बोल ही रहा था कि प्रांस जोरों से चिल्लाया। उसने आश्रय के कंधे पर अपना हाथ रखा और अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। अगर आप लोग कल का पार्ट जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिए। आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।